everyone. So once again I'm back with another video, and this video is indeed very important because in this video I'm gonna talk about do's and don'ts for CAT examination, and this is totally based on my own experience which I have observed as a CAT aspirant. And I'd like to request you all to do not terminate the video in between. और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप बीच में वीडियो टर्मिनेट करो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप स्किप कर दो. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द डूज फर्स्ट. सो पहला डूज वुड बी कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय नोइंग द एग्जाम बेटर. ठीक है, आई नो कि आजकल के ज़माने में हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, और शॉर्टकट ये है कि हम किसी की यूट्यूब वीडियो पे जाते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन उठा लेते होंगे. उसके बाद आप खुद का भी रिसर्च करो, खुद भी कैट की वेबसाइट पे जा करके चेक करो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और ख़ुद से उस चीज़ को प्रूफ रीड करो, एंड तभी आप उस चीज़ को अग्री करो. रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में बताई हुई है रिगार्डिंग कैट एग्जामिनेशन. सो इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो, एंड आई एम शेयरिंग दैट वीडियो इन द आई बटन हियर. सो सेकेंड डूज वुड बी कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का सेकेंड स्टेप ये लो कि आप पहले पिछले साल के पेपर को एनालाइज करो, सॉल्व करो, एंड चेक योरसेल्फ कि व्हाट इज़ द ट्रेंड, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं. आप खुद से इस चीज़ को एनालाइज करो तो शायद आप एग्ज़ाम को और ज़्यादा बेहतर जान पाओगे. थर्ड डूज वुड बी कि हम लोग ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि हम दूसरों से उसके नोट्स ले लेते हैं. नोट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप वो लिखते हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर हमने किसी और से नोट लिया तो ऑफकोर्स उसने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होंगी, और एंड इट इज़ नेवर नेसेसरी कि उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों. राइट, हमेशा अपनी खुद की नोट्स बनाओ, कॉपी मत करो. अगर आप कोचिंग जाते हो तो आप बहुत अच्छे से बैठ करके पूरी कोचिंग अटेंड करो अटेंटिवली, एंड जो भी चीज़ें जॉट डाउन करो और अपना खुद का नोट्स बनाओ. सो नेक्स्ट डूज वुड बी कि मेक अ टारगेट. तो मैं भी आपके रेफरेंस के लिए अपना टाइम टेबल शेयर कर दूंगी कि कैसे मैं पढ़ा करती थी, बट स्टिल आई थिंक कि ये आपको खुद बनानी चाहिए. रीज़न बीइंग कि शायद मेरी कैपेसिटी है कि मैं 8 घंटे पढूं, और हो सकती है कि आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 घंटे पढ़ो. राइट, और टाइम टेबल आपका उस अकॉर्डिंग बनेगा. तो मैं अगर आपसे कोई टाइम टेबल शेयर करती हूँ तो वो 8 घंटे की होगी, बट आप तो 10 घंटे पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी 10 घंटे की है. तो आप अपने टारगेट्स खुद बनाओ, और टारगेट्स बनाने से ईजी ये रहता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहते हो कि कौन से टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, कौन सी टॉपिक्स कवर करनी रहती है. तो आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहोगे और बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड वे में चल पाओगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट डूज वुड बी कि आप रिवीजन ज़रूर करो ना, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बिजी होते हैं सिलेबस कवर करने में और मॉक देने में कि हम रिवाइज बिल्कुल ही नहीं करते हैं. खास करके ये होना चाहिए कि मॉक देने से एक दिन पहले आपने रिवीजन किया ही किया हो. दैट वुड बी द आइडियल वे टू रिवाइज. बहुत लोग ये करते हैं एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले रिवाइज करते हैं. रटने वाली बात बिल्कुल ही नहीं है. क्वांट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है. एंड रिवीजन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है. आप रिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी रिविजिट करते हो जो कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था. एंड द लास्ट डूज वुड बी योर मॉक. I think mock is very important part of this examination, and आप उसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते. प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी है, एंड हम ये सोचते हैं कि जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा तब तक हम मॉक नहीं देंगे. जैसे ही आप अपना प्रिपरेशन शुरू करते हो, खास करके अगर मैं अभी की बात करूँ, अब जून आने वाला है कुछ दिनों में, एंड बाय दिस टाइम यू शुड स्टार्ट टेकिंग मॉक्स. हो सकता है इनिशियली आप हफ्ते में 1 बार मॉक लो, एंड ग्रेजुअली आप धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो कि हफ्ते में 2 बार लो, फिर 3 बार लो अकॉर्डिंगली. जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मैंने 55 to 60 मॉक्स लिया था तो थ्रू आउट माई प्रिपरेशन. सो आप अपने लिए टारगेट बनाओ कि आपको कितने मॉक्स लेने हैं, एंड उस अकॉर्डिंगली आप अपना मॉक स्केड्यूल कर सकते हो कि हफ्ते में आपको कितनी बार लेनी है. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द डूज, एंड अब बात करते हैं हम ऑल द डोंट्स के बारे में. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इस चीज़ से कि वी ऑल नो कि ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एंड हम ये गलती करते हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कर रहे हैं बट फिर किसी और इंस्टीट्यूट के वीडियोस देख रहे हैं बैठ के यूट्यूब पे. तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है.
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मान लो मेरी ही स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी पे स्टिक करो। आप 4 लोगों की स्ट्रैटेजी सुन के उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे, सो इट विल बी अ ह्यूज मेस, राइट। तो जो भी आप रिसोर्सेज है या फिर जो भी स्ट्रैटेजी है, जो कुछ भी, आप सिर्फ एक ही सोर्स पे स्टिक करो, ज़्यादा इधर उधर मत भटको। दूसरा डोंट्स वुड बी कि हम जनरली ये देखते हैं कि एग्ज़ाम को अब 150 दिन रह गए हैं या 200 दिन रह गए हैं। लुक एट द क्वालिटी आवर्स विच वी आर लेफ्ट विथ। ठीक है, हो सकता है कि 200 दिन बिल्कुल बचे हैं, लेकिन हो सकता है वो बंदा सिर्फ एक दिन में 2 ही घंटे पढ़ता हो, तो उसके पास तो सिर्फ 400 घंटे हुए, राइट। बट हो सकता है ऑन दी अदर हैंड कि किसी इंसान के पास 100 दिन है वो और दिन के 8 घंटे पढ़ता है, तो उसके पास 800 घंटे हैं। सो इट मैटर्स। तो मैं यही कहूँगी कि योर फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी आवर्स विच यू स्पेंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ना कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि कितना दिन रह गया है। अब बात कर लेते हैं निगेटिविटी की, जो कि सब तरफ फैली हुई है। सो आई वुड हम्बली आस्क यू ऑल टू अवॉइड निगेटिविटी। जनरली हमें ये सुनने को मिलता है कि अरे भाई वो फलाना आदमी था जिसके 99 परसेंटाइल आए थे, उसके बाद भी उसे ABC से कॉल्स नहीं आए या फिर ब्लैक की कॉल्स नहीं आए। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि वो बंदा जिसके 99 परसेंटाइल आए हो और उसकी प्रोफाइल बहुत एवरेज हो, जिसकी वजह से उसे ब्लैक की कॉल्स ना आए हो, बट ये तो टॉप 25 में से बस 6 कॉलेज हुए। उसके अलावा भी तो 19 कॉलेजेस है जहाँ से उसे कॉल्स आ सकते हैं, जहाँ पे वो कन्वर्ट कर सकता है, और इंडीड उस कॉलेज से अगर वो जाके पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से तो आगे होगा ही। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 99 परसेंटाइल वालों का ये ओपिनियन होता है कि उन्हें सिर्फ ब्लैक ही में ही जाना है या ABC में ही जाना है, तब जाके शायद वो गिव अप करते हैं और फिर से रिपीट करते हैं एग्जाम के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इन सब निगेटिविटी से बचो। और इससे आप कैसे बच सकते हो, ये जो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, जो यूट्यूब के चैट्स पे जाके डिस्कशन करते हैं ना, मुझे लगता है इन सब चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ जो है वो आपकी सोर्स ऑफ निगेटिविटी है। अगेन नेक्स्ट डोंट वुड बी कि प्लीज़ अवॉइड रैंडम वीडियोज़ विच स्टेट्स की 30 दिनों में ऐसे प्रिपेयर करो एंड देन यू विल गेट 99 परसेंटाइल, 40 दिनों में ऐसे प्रिपेयर करो एंड यू विल गेट 99 परसेंटाइल। तो मैं सिंपली एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं जो कि जनवरी फरवरी से बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, 8-8 घंटे दिन के कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, और तब जाके उन्हें 99 परसेंटाइल और 100 परसेंटाइल आ रहा है, और आप चाहते हो कि आपको कोई शॉर्टकट दे दे कि कैसे आपको 99 परसेंटाइल आ जाएगा। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका एडमिशन IIM A B या C में हो जाएगा। वो टॉप कॉलेजेस है, प्रीमियर कॉलेजेस, अगर वो ऐसे बच्चे डिजर्व करते हैं जो कि ये शॉर्टकट ढूंढ के जा रहे हैं, फिर तो मतलब क्या ही बात है, आप खुद सोचो इस बात पे। नेक्स्ट थिंग वुड बी कि प्लीज़ अवॉइड कन्वर्सेशंस लाइक कि विच IIM इज़ बेटर, A B और C, या रोहतक अच्छा है या मुंबई अच्छा है या फिर उदयपुर अच्छा है या काशीपुर अच्छा है, या फिर आप इन कॉन्वर्सेशन में फंस जाते हो कि हु इज़ द पेपर सेटर दिस ईयर, या फिर पेपर कैसा आने वाला है, दिस इज़ द एक्सपेक्टेड पेपर, या फिर कट ऑफ्स पिछली बार की कितनी आई थी, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होगी। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि इन सब बातों से क्या क्या कुछ बदल जाएगा। एग्जाम तो आपने देना है, उसी डेट पे जाके देना है, उसी पेपर पैटर्न पे देना है। मान लो पेपर पैटर्न बदल भी जाता है, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो आप। जो पेपर आएगा आपको वो एग्जाम में देना ही पड़ेगा, वो लिख कर आना ही पड़ेगा। आप जब इन कॉन्वर्सेशंस में क्यों फंस रहे हो, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते इन चीज़ों के बारे में। पहले आप कैट एग्जाम दो, तो उसके बाद डिस्कस कर लेना ये सारी चीज़ों को। नेक्स्ट डोंट वुड बी कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं रिगार्डिंग आवर प्रोफाइल। तो आई मस्ट टेल यू कि यू कांट डू मच अबाउट योर प्रोफाइल एट द मोमेंट, ठीक है। खास करके आप अपने स्टैटिक प्रोफाइल के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते कि आपने 10th में कितना स्कोर किया, आपने 12th में कितना स्कोर किया और आपके ग्रेड में कितने स्कोर रहे हैं। आप भले डायनेमिक प्रोफाइल में कुछ कर सकते हो, बट यहाँ भी एक चीज़ है कि डायनेमिक प्रोफाइल आपकी ओवर द पीरियड डेवलप होती है। आप बस एक साल में सारी चीज़ें नहीं कर सकते, वो बहुत क्लियरली दिख जाएगा इंटरव्यूअर को भी, बट स्टिल मतलब आप कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कर ही सकते हो अपने प्रोफाइल में ऐड करने के लिए। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैट एग्जाम में एक्सेल करना, और आपका एट द मोमेंट फोकस भी कैट एग्जाम की प्रिपरेशन ही होनी चाहिए। सो I think that's all from my side about do's and don'ts for the CAT exam preparation। और भी चीज़ें होंगी जो कि do's and don'ts में इंक्लूड हो सकती है, बट फिलहाल मुझे इतनी ही चीज़ें समझ में आई और मैंने वो सारी चीज़ें शेयर कर दी, एंड दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो मैंने एज अ CAT एस्पिरेंट फील की थी। So that's all for this video, and do let me know in the comment section below आप आगे और किन चीज़ों पे वीडियो चाहते हो मुझसे, and if you have any query regarding anything, so do comment in the comment section below, and I will see you all in
all in the next video. तब तक के लिए bye and take care.